कोविड क्या है, ये एक पैन सिस्टमिक डिजीज है, उससे ब्रेन भी अफेक्ट होता है, उससे फेफड़े भी अफेक्ट होते हैं, स्किन भी अफेक्ट होता है, लिवर भी अफेक्ट होता है। तो डायबिटीज से ये ओबेसिटी से ज़्यादा पैन सिस्टमिक डिजीज कोई भी नहीं है। आप सिर से ऊपर तक लगा लीजिए। ब्रेन में क्या अफेक्ट कर सकता है मोटापा? मोटापे की वजह से एंजाइटी हो सकती है, सोने की परेशानी हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। अब कहते हैं कि डिप्रेशन से मोटापा होता है, मोटापे से डिप्रेशन होता है, या एक चक्की है जो एक दूसरे को फील करती रहती है। मोटापे से की वजह से आप लो फील कर रहे हैं और खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो एक विशियस सर्कल हो जाता है। उसके नीचे आते हैं हम साइनसिस और थ्रोट की वजह से, तो वो गला छोटा, एक टिपिकल हमारे यहाँ कहते हैं कि जो स्लीप एपनिया किसको होगा, पेट मोटा, गर्दन छोटी, कॉलर बड़ा, कॉलर साइज बड़ा होना, तो उससे हमारा जो यहाँ का सॉफ्ट टिश्यू मोटा हो जाता है, जब हम सोते हैं तो वो रात तक चिपक जाता है, तो स्लीप एपनिया हो जाता है। स्लीप एपनिया मतलब सोते समय सांस लेने में रुकावट हो जाना, ऑक्सीजन की कमी होना, और ऐसे व्यक्ति यूजली स्नोरिंग होती है, जब उठते हैं तो बहुत फ्रेश नहीं उठ पाते हैं और सारे दिन छोटी छोटी बातों में झपकी लेते रहते हैं। जैसे इस तरह की मीटिंग थोड़ी सी बोरिंग चल रही हो तो नींद आ जाती है, गाड़ी चलाते गाड़ी में पीछे बैठे हुए नींद आ जाती है, कभी कभी गाड़ी चलाते हुए भी नींद आ जाती है। आप थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो फिर आता है आपका लिवर। लिवर किधर होता है भाई लोगों? यहाँ पे होता है, राइट साइड में। सो आज के दिन एक और जो प्रॉब्लम हो रही है फैटी लिवर डिजीज की। जब मैं मेडिकल ट्रेनिंग करती थी तो कहते किसी पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में आधे पेशेंट के आ जाता था ग्रेड 1 फैटी लिवर और ग्रेड 2 फैटी लिवर, या SGOT-PT थोड़े से बड़े हुए आते थे। खुद हम डॉक्टर भी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, हाँ हाँ हो जाता है कोई बात नहीं। लेकिन अब पाया गया कि जो जितने भी मरीज जिनका लिवर खराब हो जाता है और वो लिवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, उसमें से सबसे बड़ा चंक किनका है? पहले हम कहते थे क्रिप्टोजेनिक लिवर डिजीज या क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस ऑफ लिवर, मतलब कुछ पता नहीं है हमको, लेकिन अब पता चला है कि वो ये फैटी लिवर की वजह से होता है। और फैटी लिवर की शुरुआत बचपन से हो जाती है। तो किसी का अगर 100 लोग ऐसे हैं, एक कमरे में हम लोग आज लगभग 60 लोग तो बैठे हैं, 60-100 हैं, तो उसमें से 33% लोगों का लिवर फैटी है। ये स्टैटिस्टिक्स कहती हैं। ये 33% लोग अगर 10 साल तक इनका लिवर फैटी रहता है तो उसमें से 1/3 लोगों का लिवर फाइब्रोसिस में चला जाता है, उसमें से 1/3 लोग लिवर की अंतिम जो होती है सिरोसिस ऑफ लिवर या लिवर फेलियर में चले जाते हैं। तो आपका लिवर भी हो रहा है। उसके नीचे ये तो लिवर तो राइट साइड में हो गया, इधर हार्ट से मोटापे को मतलब इधर है आपका स्टमक में क्या होगा कि आप ज़्यादा खाते हैं, स्लगिश होते हैं, इनडाइजेशन हो जाता है, आपका आंतें मूव नहीं करती। फिर और नीचे इंटेस्टाइन में आएंगे, मोटापे से क्या होगा? कब्जियत हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इनडाइजेशन, रिफ्लक्स। जब पेट के ऊपर यहाँ बोझ है, स्टमक यहाँ पे है, भरा हुआ है, यहाँ एक जंक्शन होता है, तो ये एक वन वे ट्रैफिक की तरफ होता है कि इस खाना ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा। यहाँ पे एक पुलिस गार्ड बैठा हुआ है, एक गार्ड बैठा हुआ है जिसको हम कहते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इसका काम है स्ट्रिक्ट रहना कि बस नीचे की चीज़ नीचे, ऊपर नीचे, मतलब ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर नहीं आनी चाहिए। लेकिन मोटापे के कारण क्या होता है? पेट का प्रेशर बढ़ जाता है, बोझ इस पे होता है, ये रिलैक्स हो जाता है, तो फिर आपको रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है, खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। रात को सोते सोते पेशेंट, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सारा खाना ही नाक के थ्रू बाहर आता है, उसकी अपनी समस्याएं हैं कि वो आपके फूड पाइप को जला देगा, आपके साइनसिस को खराब कर देगा। तो ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाई ओबेसिटी की वजह से साइनस भी खराब हो सकते हैं, रिफ्लक्स हो सकता है। नीचे आप आते हैं अपने घुटनों पे, ज़्यादा बोझ उठाना पड़ेगा किसी टायर को तो क्या है, बेचारा ज़्यादा घिसेगा, तो आर्थराइटिस भी ज़्यादा होती है। अब मूवमेंट कम होती है तो हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियों की सबसे बड़ी खुराक क्या होती है? मूवमेंट। अब मूवमेंट कम हुई तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। डायबिटीज, पैंक्रियास तो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो डायबिटीज के बारे में डॉक्टर पर्चित आपको पूरा डिटेल में बताएंगी कि कैसे ओबेसिटी से डायबिटीज होता है और कैसे ओबेसिटी को कम करने से डायबिटीज को आप कई बार क्योर तक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। हालांकि आपको केयरफुल हमेशा रहना होता है। सो ये सारा ये हाईलाइट करने के लिए है कि चाहे, और चमड़ी में भी, इवन चमड़ी में आपने देखा होगा जो बच्चे टीनेज में मोटे होने शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन ऐसे फटने से लग जाती है, उसको स्ट्राया कहते हैं। ठीक है, मोटापे में भी ओबेसिटी जो स्किन होती है उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं।
ओबेसिटी के कारण जो हमारे फोल्ड्स है, जो हमारे जहाँ पे पसीना आता है, जो ग्रॉइन एरिया है या एक्सिलरी एरिया है, वहाँ पे फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे आपकी सोच शक्ति हो, चाहे आपकी नींद हो, चाहे आपका डाइजेशन हो, चाहे आपकी कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे आपके घुटने हो, चाहे आपकी हड्डियाँ हो, चाहे आपकी चमड़ी हो, ओबेसिटी से सब कुछ प्रभावित होता है। सो इट इज़ अ पैन सिस्टेमिक डिजीज़। इसे सिर्फ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि मोटा, मुझे मोटा या उसको मोटा लगना पसंद है तो क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अपीयरेंस, इट इज़ नॉट अबाउट आवर मेटाबॉलिज्म। एंड वजन का घटाना भी इन अ हेल्दियर वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत लोग एकदम से खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं वो भी अच्छा नहीं है। सो मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग, मध्यमता से खाइए, मध्यमता से चलिए, शालीनता से सोचिए, शांति से सोचिए। अगर हम ये सारे तरीके अपना लें तो जो नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज डिजीज़ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, स्लीप एपनिया है, इसका इंसिडेंस आप एज मच एज 50% कम कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं ओबीस कौन है, भाई हर एक को, हर आई बॉलिंग से लोग कहते हैं हाँ ये मोटा है, उससे पूछो क्या आप मोटे हो, उसको लगता है नहीं मैं तो ठीक हूँ अपना। सो एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होना चाहिए जिसको अपन कहते हैं BMI, ठीक है भाई, अपना वेट है, हाइट का स्क्वायर करके एक फॉर्मूला बनता है, मैथ्स के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। पर हर कोई तो मैथमेटिशियन नहीं होता, हर कोई ये जानना भी नहीं चाहता। अगर किसी को जानना है कि भाई मैं ठीक हूँ कि मैं मोटा हूँ, सो एक सिंपल, मैं एडल्ट्स की बात करूँगी, आई एम एडल्ट फिजिशियन। सो एक सिंपल सा तरीका है, जिसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, सो वो अपना उसके ऊपर 150, 55, 60, 180 सेंटीमीटर तक जितना है, 150 सेंटीमीटर के ऊपर ये सिंपल तरीका काम करता है कि 101 को हटा दो आप 50, 150 सेंटीमीटर का कोई है तो उसका वजन होना चाहिए 50 किलो प्लस माइनस 2 किलो। इसी तरह किसी का वजन है 165, हाइट है 165 सेंटीमीटर तो उसका 65 प्लस माइनस 2 3 kg। 160 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर है तो हाँ जी। और कई बार क्या है, कोई बहुत ज़्यादा मोटे हैं, 130 किलो के हैं, वो अब उनका हाइट को है 170 सेंटीमीटर, 70 किलो के तो नहीं, मतलब 50 किलो का डिफरेंस तो आप नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं इसका मतलब करो ही ना। क्या होता है ना, कई बार एक बच्चे को लक्ष्य देते, बेटा तेरा 50% नंबर आए हैं, अब आप कहोगे अगली बार 99 लेके आना, तो वो तो नहीं हो पाएगा, उसको लगेगा कि ये तो अनअचीवेबल गोल है, मैं तो अचीव ही नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे टारगेट्स लो। ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर हम अपने वजन का 5% भी कम कर लेते हैं, मतलब जैसे कोई 100 किलो का है, वो 95 पे भी आ जाता है, तो भी उसको जो बेनिफिट है वो बहुत इमेंस रहता है। रियलिस्टिक टारगेट्स रखने चाहिए, टोटके में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं, ये वाला शेक पी लो, वो वाला शेक पी लो। जो साइंस फिजिक्स ये कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि भाई आपका जो इनपुट है और जो आउटपुट है, इनपुट जो हमने खाया, आउटपुट जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, प्लस हमने जो काम किया, वो अगर मैचिंग है तो अपन कांस्टेंट रहेंगे, जितने हैं उतने हैं। किसी तरीके से अगर हम अपना इनपुट घटाते हैं या आउटपुट बढ़ाते हैं, तभी हमको अपना वेट लॉस अचीव होगा। सो इस सब को मेंटेन करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच जरूरी है, एक कांस्टेंट मोटिवेशन ज़रूरी है, और एज ए सोसाइटी मेरे ख्याल से हम लोगों को एक इसको पॉजिटिव आउटलुक की तरह, एक एज अ गेम की तरह लेना चाहिए। वजन घटाना इट कैन बी वेरी पेनफुल प्रोसेस फॉर द पेशेंट, फॉर द पर्सन इटसेल्फ। सो इसको हमें ऐसा बनाना चाहिए कि कोई आसपास का कि जो व्यक्ति है वो भी उसको उत्साहित करे। सिंपल एग्जांपल ये है, अब कोई वजन घटाने का प्रयास कर रहा है, अब थोड़ा बहुत हमारा भी 2-4 किलो ज़्यादा है, अब हमसे तो घट नहीं रहा है, तो वो कैसे घटा रहा है? तो हम अरे समोसे खाओ, अरे जलेबी खाओ, अरे भैया एक भी नहीं खा रहे, ये तो हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आप नहीं खा रहे हैं। तो इससे हम उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कहता मुझे नहीं खाना, तो लेट अस रिस्पेक्ट दैट कि नहीं खाना है। पानी, सिंपल रूल्स लाइक पानी पीना हम भूल जाते हैं कई बार। बॉडी को ये नहीं पता चलता कि उसको प्यास लगी है कि भूख लगी है। सो व्हाट एडिक्वेट वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, आई थिंक डाइटिक्स पे हमारे डॉक्टर संध्या विल स्पीक अ लॉट अबाउट इट। सो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू में यही देना चाहती थी कि ओबेसिटी एक बीमारी है,
ये हर सिस्टम की बीमारी है। ये सिर्फ खूबसूरत या ना खूबसूरत लगने से तक सीमित नहीं है। एक इसका प्रोसेस है, उसको हमें सिस्टमेटिक वे में आगे पीछे मतलब उसमें आगे चलना चाहिए, रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए। जितना भी आप अचीव करोगे, वो कहते हैं जितना पुण्य करो उसका फल जरूर मिलेगा, तो इसमें तो पक्का ऐसा है सकते हैं। सो एक अच्छी डिटेल डाइट हिस्ट्री कि आप क्या खाते हो, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, बुखार तो नहीं आ रहा, खांसी तो नहीं आ रही, और कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं है। एज अ फिजिशियन अगर आप मुझसे बीमारी की बात करें तो इट कैन बी कि आपका एपेटाइट कम है, कि आप कम खाना खा रहे हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी क्रॉनिक इन्फेक्शन ऐसा कर सकता है, कोई मानसिक अवसाद भी ऐसा कर सकता है, ट्यूबरकुलोसिस ऐसा कर सकता है, मैलिग्नेंसी ऐसा कर सकता है, और हो सकता है जैसे थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो उससे भी कर सकता है। और समबडी इज़ वेरी एक्टिव, मतलब पहले नहीं चलते थे और अब ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं 15-15 किलोमीटर चल के आ जाते हैं, खाना उतना ही रखा है, वो उस बात को फैक्टरी नहीं करते तो वेट लॉस हो जाता है। बात करूँगी ओबेसिटी और डायबिटीज़ का क्या है। ओबेसिटी और जो डायबिटीज़ का लिंक है, मैं बोलूँगी कि दे आर ट्विन्स। जहाँ ओबेसिटी आई वहाँ डायबिटीज़ आई, और एक बार डायबिटीज़ भी आ जाती है तो भी फैट इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो वेरी इंटरलिंक टुगेदर। एंड मैं इसको जो है 5 सिंपल सवालों में कवर करूँगी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कैसे ओबेसिटी से डायबिटीज़ का रिस्क है। उनका जो रिस्क है डायबिटीज़ होने का 3 से 7 गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोज जिनका नॉर्मल वेट है। दिस इज ह्यूज बिकॉज इंडिया इज नाउ एट नंबर 1 in terms of diabetes, number of cases of diabetes in the whole world. The epidemic of diabetes going on in India, number of cases are increasing day by day, and the only and the very important and very correctable reason also is there behind the obesity. So no doubt there is a huge increase in risk कि जिनका वेट ज़्यादा है डायबिटीज़ के चांसेस 3 से 7 गुना हो जाते हैं। ये ऑन द बैकग्राउंड ऑफ जेनेटिक फैक्टर है कि जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है उनको तो है ही है जेनेटिक रिस्क, जिनकी फैमिली में ओबेसिटी है उनको भी रिस्क आता है। बट अगर आप उस रिस्क को ओवरकम करना चाहते हैं तो मेंटेन योर वेट, अदरवाइज योर रिस्क इज वेरी वेरी हाई। यही हमारा जो इंडियन डेटा कहता है कि 67% ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट हैव ओबेसिटी। ये डेटा कहता है, बट इन माय एक्सपीरियंस 90% of the cases which I see of type 2 diabetes, they have obesity. And I'll explain you how this is possible. This is not obesity, it's just not a visible thing. We have a lot more into obesity. It's just not about BMI, it is about the waist circumference, it is about the fat distribution. So the huge percentage of type 2 diabetes cases have obesity. This is what I'm talking about, that we have this thin fat Indian phenotype. That is why Indians have much more diabetes and large number of cases. Thin fat means what we have is our muscle mass is less and our fat percentage is more. And the distribution of fat percentage is also very abnormal. ये जो हमारा fat distributed है वो ज़्यादातर हमारे belly area में है. So हमारा belly fat ज़्यादा है, जबकि हमारे muscle mass जो कि arms and legs में देखने चाहिए वो कहीं ज़्यादा कम है. This is called thin fat इंडियन फिनोटाइप, और यही एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि मोटापा और है डायबिटीज लिंक है। क्या वजन घटने से हम डायबिटीज में मदद कर सकते हैं? आंसर यस, बिल्कुल कर सकते हैं। जिसको डायबिटीज है, तो आजकल मैं यही बोलती हूँ, सब बोलते हैं कि डायबिटीज मैनेजमेंट सबके वेट मैनेजमेंट। अगर आपने अपना वेट कंट्रोल में कर लिया, डायबिटीज ऑटोमेटिकली, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल होंगे, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में, आपके हार्ट, लिवर, किडनी में सब में फायदा मिलेगा। तो जैसे कि डॉक्टर सुशीला ने बताया कि इवन 5% ऑफ वेट लॉस कैन गिव अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड कैन हेल्प यू अ लॉट। दिस इज द स्लाइड में आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से परसेंटेज ऑफ वेट घटता जाता है, किस तरह से क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो अगर आप टॉप में देखेंगे कि इवन 3% भी अगर आपने घटा दिया, फॉर एग्जाम्पल 70 kg, 3% ऑफ 70 इज हार्डली 2.1। 2 किलो 3 किलो वजन घटने से भी यू आर एबल टू गेट वेरी गुड ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल। तो शुगर कंट्रोल तो सबसे पहले हो जाएगी आपकी। ट्राइग्लिसराइड्स लेवल जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिपिड प्रोफाइल हम देखते हैं वो कंट्रोल आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हम परसेंटेज ऑफ वेट लॉस बढ़ाते जाते हैं हमें और फायदे देखते चलते हैं, और अगर हम लास्ट में देखेंगे तो हम हार्ट की तरफ भी फायदे में उड़ जाते हैं जब हमारा वेट लॉस 15% तक हो सकता है। सो नो डाउट वेट रिडक्शन से हमें इमेंस फायदा मिलता है। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर में भी डिपेंड करता है कि आपके परिवार में
कितना स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स है, क्या दोनों ही पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो काफ़ी ज़्यादा चांस है, एक पेरेंट को तो भी है, फर्स्ट डिग्री में नहीं है, किसी और को था तो थोड़े से कम चांस हैं। बट इसके अलावा जो इसका अच्छा आंसर ये रहेगा कि ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का वेस्ट सर्कमफ्रेंस ठीक है, बेली फैट ज़्यादा नहीं है और बट वो BMI क्राइटेरिया में मोटापा दिखा रहा है, बढ़ते चले जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वेस्ट सर्कमफ्रेंस का जो हम कट ऑफ लेते हैं वो लेते हैं इंडियंस में, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, 90 सेंटीमीटर इन मेन एंड 80 सेंटीमीटर इन वुमेन। सो ये एक क्राइटेरिया जो आज तक काफ़ी इग्नोर होता आया है, इस पे बहुत बड़ा एम्फोसिस है, इसलिए जो है अब हमारी गाइडलाइंस इसी साल चेंज हुई हैं अबाउट द ओबेसिटी। क्यों चेंज हुई हैं? अगेन द एम्फोसिस दैट ओबेसिटी इज नॉट जस्ट फॉर अ कॉस्मेटिक thing, it is about disease. It's a disease, we need to take it seriously. So the old guidelines said that the BMI of 18 to 22.9 is normal, 23 to 24.9 is overweight, BMI more than 25 is obese. This is as opposed to you can see the western counterpart जहाँ पे अभी भी हम काफ़ी higher BMI पे obesity बोलते हैं, but हमारे Indian में हम कम में बोल देते हैं obesity because as I discussed we have a thin fat phenotype, with muscle mass less is there. Now this has been changed in the recent guideline. अब हम BMI 23 के ऊपर भी obesity बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर सुशीला ने बताया कि it's very difficult to calculate. It's the measurement basically taken by weight by height square. And the मोटा जो हमने बताया कि अगर हम 100 माइनस करते हैं आपके सेंटीमीटर इन हाइट से तो उतना वेट, अब एक्चुअली हम उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते बिकॉज इवन दैट कैन कैटेगराइज एज ओबीस, बिकॉज इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आता है आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस का। 23 BMI में भी जरूरी नहीं है कि सभी को होगा या मोर देन 23 में सभी को डायबिटीज होगा। इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ओबेसिटी। स्टेज 1 मतलब कि आपका BMI है 23 को टच कर रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, बट आपको अभी तक कोई आपने ब्लड टेस्ट कराया, कोई शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कोलेस्ट्रॉल का नहीं है, फिजिकली एक्टिव है, कोई जॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज मीन्स दैट you are not at risk, but this will be still classified as stage 1, which means कि आगे चलते हुए हो सकता है, so you need to be careful. But अगर इसी BMI पे किसी का वेस्ट सर्कमफ्रेंस आ रहा है और प्रॉब्लम्स भी हैं, तो they are very high risk of having diabetes and heart disease. So we need to be very careful कि हमें अपना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, including your BMI, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, हमारे सब ठीक है कि नहीं, क्या आप क्लिनिकली ओबीस तो नहीं हो, दिखने से तो नहीं लग रहे हो, क्या आप क्लिनिकली ओबीस तो नहीं हो, कि आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा तो नहीं है। एक और तरीका होता है फैट परसेंटेज का, PCA मशीन्स हैं जो कि हमारा मेजर कर सकती है। तो दीज पैरामीटर्स जो हैं आर मच मोर इम्पॉर्टेंट दीज डेज। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या ओबेसिटी रिलेटेड डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं? वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट डायबिटीज रिवर्सल दीज डेज। आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन मीडिया एज वेल। So let me clarify, एक टर्म जो हम यूज कर रहे हैं, रिवर्सल इज नॉट अ करेक्ट टर्म, बिकॉज हम उसको जड़ से नहीं निकाल सकते, बट हाँ हम बिना दवाई के काफ़ी लंबे समय तक विद अ गुड लाइफस्टाइल मेजर हम मेंटेन उसको कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, राइट? सो हमें केयरफुल हमेशा ही रहना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि डायबिटीज इज गॉन और आप कुछ भी खाएंगे, एक्सरसाइज ना करें, नहीं। बट हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि हम बिना दवाई के काफ़ी लंबे समय रह सकते हैं, उसको बोलते हैं डायबिटीज रेमिशन। और ये पॉसिबल है अगेन विद द वेट लॉस। अगेन अगर आप देखेंगे कि कितना परसेंटेज वेट लॉस हो रहा है और कितना परसेंटेज रेमिशन रेट हो रहा है। ऑफ कोर्स द हायर द वेट लॉस, हायर द रेमिशन रेट्स। टिपिकली जो हमें रेमिशन मिलता है वो 10 to 15% ऑफ वेट लॉस पे मिलता है। So 70, if someone is 70 kg, 10% will be 7 kg. So that much weight loss is needed to get into diabetes remission. And जिनका डायबिटीज अभी पता चला है, 2-3 साल ही हुए हैं, मोटापा है, अगर वो एग्रेसिव अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करके, बट एट द सेम टाइम बी केयरफुल एज डॉक्टर सुशीला, नो डाउट लाइफस्टाइल मेजर इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। लाइफस्टाइल मेजर मीन्स गुड डाइट प्लान, which Dr. Sundar will talk about in detail. Very good physical activity. So एक physical activity, start moving. That's the first step. Sitting less, standing more, moving more. Then gradually build it up to more of walking, and then including strength training also eventually will preserve your muscle mass and help reducing your fat percentage. So lifestyle management is the cornerstone, no doubt, but fortunately now we have some newer anti-obesity medications also available,
which I found to be very safe, very much protective for the heart, liver and kidney, and are preserved for those patients who are not able to reduce weight with all their efforts. So first we always tell them, put your best effort. If you're not able to do that, because of some genetic factors, hormonal factors, we do give these medications, including the semaglutide and tirzepatide, as you can see here. These are the wonderful drugs which help in reducing, but again, someone has to maintain the weight on their own. So we have some help here, but lifestyle management remains the cornerstone of the management. This was I was talking about physical activities, including your वॉकिंग भी ज़रूरी है, साथ साथ अगर हम कुछ वर्जिश करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे हफ्ते में 1 या 2 बार, उससे हमें एडेड बेनिफिट मिलेगा वॉकिंग के। सो बेसिकली हमें धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ानी है। अगर आप भी कुछ नहीं कर रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े स्टेप्स बढ़ाने शुरू करें, वॉक इंट्रोड्यूस करें एंड ग्रेजुअली यू ऐड ऑन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो आई थिंक this is my final. You have to treat obesity to treat diabetes. You have to treat obesity to prevent diabetes and highlight it. Take baby steps, take small steps, follow a healthy way to lose weight. Thank you.